हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले सेशन पे हमने पढ़ा था यूनियन एनिस्टेटरी और आज के सेशन क्लास 7 रहेगा सिटीजनशिप के बारे में हम जानेंगे। चलो शुरू कर दे। किसी देश का नागरिक होने का आखिर मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि ये एक व्यक्ति और उस देश के बीच का सबसे मजबूत रिश्ता है। इसी रिश्ते से तय होता है कि किसे कौन से अधिकार मिलेंगे। तो चलिए आज भारतीय नागरिकता के नियमों की इस दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आज हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले, एक नागरिक और एक विदेशी में क्या फ़र्क है। फिर हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे और देखेंगे कि भारत के पहले नागरिक कौन थे। उसके बाद आज के दौर में नागरिकता के क्या नियम हैं ये समझेंगे। और हाँ, नागरिकता कैसे छीनी भी जा सकती है इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम प्रवासी भारतीयों की खास स्थिति को भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। एक नागरिक और एक विदेशी, इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? क्योंकि सच पूछिए तो सारे अधिकारों का खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए, सबसे बड़ा फर्क है निष्ठा का और अधिकारों का। नागरिक वो है जो भारतीय राज्य का एक फुल मेंबर है, उसके प्रति वफादार है, और इसलिए उसे देश के सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक विदेशी किसी और देश का नागरिक होता है। उसे हमारे देश में कुछ अधिकार तो मिलते हैं, पर सारे नहीं। तो फिर वो कौन से एक्सक्लूसिव अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं? इसमें वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, और तो और देश के सबसे बड़े पद जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट के जज, इन पर भी सिर्फ एक भारतीय नागरिक ही बैठ सकता है। अच्छा, अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। चलिए उस दौर में जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब ये कैसे तय किया गया कि आखिर भारत का नागरिक है कौन? ये हमारी नागरिकता की कहानी का, आप कह सकते हैं, पहला अध्याय है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। हमारे संविधान ने कोई परमानेंट नागरिकता कानून नहीं बनाया। उसने बस इतना बताया कि 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने के दिन, कौन कौन भारत का नागरिक होगा। आगे के कानून बनाने की पूरी जिम्मेदारी संसद को दे दी गई। तो संविधान ने इन 4 तरह के लोगों को उस वक्त नागरिकता दी। पहला, जिनका भारत में डोमिसाइल था। दूसरा, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए। तीसरा, जो पाकिस्तान गए लेकिन बाद में लौट आए। और चौथा, जो भारतीय मूल के थे पर भारत से बाहर रह रहे थे। ये कैटेगरीज उस समय की सच्चाई, खासकर विभाजन के दौर को साफ दिखाती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई 1950 की बात। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद से नागरिकता कैसे तय होती है? बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारी मॉडर्न रूल बुक की, यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही है वो कानून जो आज की तारीख में भारतीय नागरिकता से जुड़े हर मामले की बुनियाद है। और हां, समय के साथ इसमें कई बार बदलाव यानी संशोधन भी हुए हैं, ताकि ये बदलते वक्त के हिसाब से जरूरी बना रहे। तो इस कानून के हिसाब से भारतीय नागरिक बनने के 5 अलग अलग रास्ते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये 5 तरीके हैं। पहला, जन्म से यानी बाय बर्थ। दूसरा, वंश से यानी बाय डिसेंट। तीसरा है रजिस्ट्रेशन के जरिए। चौथा है देशीयकरण, जिसे नेचुरलाइजेशन कहते हैं। और आखिरी तरीका है अगर कोई नया इलाका भारत में शामिल हो जाए। अब जन्म से नागरिकता वाला नियम काफी दिलचस्प है, क्योंकि ये वक्त के साथ सख्त होता गया। 1950 में नियम सीधा था, अगर आप भारत में पैदा हुए तो आप नागरिक, माता पिता की नागरिकता से कोई मतलब नहीं। फिर 1987 में नियम बदला, कहा गया कि कम से कम एक माता पिता का भारतीय होना जरूरी है। और 2004 के बाद तो ये और भी सख्त हो गया। एक और तरीका है देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन। ये उन विदेशियों के लिए है जो भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं, पर इसके लिए कई शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे भारत में एक तय समय तक रहना और संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी एक भाषा की जानकारी होना। अच्छा, तो अभी तक हमने नागरिकता पाने की बात की, पर क्या नागरिकता जा भी सकती है? बिल्कुल, और इसके लिए भी कानून में साफ साफ नियम बनाए गए हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता खोने के 3 मुख्य तरीके बताता है। पहला है त्याग, जब कोई खुद अपनी मर्जी से नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है समाप्ति, ये अपने आप हो जाता है अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लें। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की इजाज़त नहीं है। और तीसरा है वंचित करना, जिसमें सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है, जैसे धोखाधड़ी या संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दिखाने पर।
पर देखिए, कानून हमेशा सबके लिए एक जैसा नहीं होता। इसमें कुछ खास मामलों के लिए भी जगह बनाई गई है, खासकर कुछ ऐतिहासिक या क्षेत्रीय स्थितियों को देखते हुए। इसके दो बड़े उदाहरण हैं। एक तो असम समझौते के बाद जो खास प्रावधान लाए गए और दूसरा 2019 का संशोधन। ये दोनों ही दिखाते हैं कि नागरिकता का कानून समय और जरूरत के हिसाब से कैसे विकसित होता रहता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। बात करते हैं उन भारतीयों की जो भारत से बाहर रहते हैं। यहाँ हम NRI और ख़ास तौर पर OCI को समझेंगे। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। OCI का मतलब दोहरी नागरिकता नहीं है। भारतीय संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। तो फिर ये है क्या? ये असल में एक स्पेशल स्टेटस है। आप कह सकते हैं एक तरह का लाइफ लॉन्ग वीज़ा, जिसमें कुछ खास सुविधाएं मिलती हैं। ये टेबल देखिए, इससे NRI और OCI का फर्क एकदम साफ हो जाता है। NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन, वो भारतीय नागरिक ही है, बस बाहर रह रहा है, इसलिए उसके पास वोटिंग का अधिकार है। लेकिन OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया तकनीकी रूप से एक विदेशी नागरिक है, इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो OCI कार्ड होने के फायदे तो हैं, पर कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे OCI कार्ड धारक चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, वो राष्ट्रपति या जज जैसे बड़े सार्वजनिक पद नहीं संभाल सकते, और ना ही वो सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता का दावा कर सकते हैं। ये सारे अधिकार सिर्फ पूर्ण नागरिकों के लिए ही हैं। तो इन तस्वीरों से ये बात एक बार फिर साफ हो जाती है। एक तरफ है एक पूर्ण नागरिक जिसके पास पूरे राजनैतिक और नागरिक अधिकार है, और दूसरी तरफ है एक ओवरसीज कार्ड धारक जिसके पास कुछ सुविधाएं हैं। दोनों के बीच एक बुनियादी फर्क है, और ये फर्क ही नागरिकता के असली मायने को समझाता है। तो जैसा कि हमने देखा, नागरिकता के नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो देश के साथ साथ विकसित होता है, बदलता है। तो ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इसका भविष्य क्या है।